शालिनी और नंदिनी दूसरे सोफे पर बैठ गए। उन दोनों के बैठते ही आहूजा साहब ने शर्मा जी को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो बाहर चले गए। शालिनी और नंदिनी की नजर आहूजा साहब पर नहीं गई थी, क्योंकि नंदिनी बहुत घबरा रही थी और शालिनी उसे समझा रही थी। इतने में वेटर आया, उनके सामने ड्रिंक रखने लगा। सर, हम ड्रिंक नहीं करते, बस आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें यहाँ से जल्दी जाना है। शालिनी अपने सामने रखी ड्रिंक को मना करते हुए कहती है, अरे मिस शालिनी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सिर्फ अपने लिए ड्रिंक मंगवाई है, के लिए तो मैंने जूस मंगवाया है। आप बेझिझक इसे पी सकती हैं। और रही मदद की बात, तो हम तो सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं। आप कम इन्वेस्टमेंट में भी हमें प्रॉफिट ही कराती हैं, तो मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? आहूजा साहब के हाँ कहते ही नंदिनी की आंखें चमक उठती हैं। वो जो अब तक शांत बैठी थी, उनकी बात सुनकर उनका आभार व्यक्त करते हुए बोली, सर, आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू सो मच आहूजा साहब। आप बोलती भी हैं, सुनकर अच्छा लगा, वरना तो मुझे लगा कि आप बोल ही नहीं सकती, आहूजा साहब ने हंसते हुए कहा, जिस पर नंदिनी और शालिनी दोनों मुस्कुरा दी। आहूजा तो नंदिनी की मुस्कुराहट में जैसे खो सा गया। बातों बातों में शालिनी और नंदिनी ने अपने सामने रखा जूस उठाया और पी गई। कुछ ही देर में दोनों को अजीब सा लगने लगा। उन्होंने बंद होती अपनी आंखों से आहूजा को देखा, जो उन्हें देख एक बदी हंसी हंस रहा था। जहाँ शालिनी बेहोश हो गई, वहाँ नंदिनी को अपने भीतर अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अपने भीतर गर्मी महसूस होने लगी। नंदिनी ने शालिनी की तरफ देखा, जो बेहोश होकर सोफे पर एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसने शालिनी को हिलाते हुए कहा, शालिनी उठना, उठ अभी। नंदिनी बस शालिनी को छू ही पाई थी कि आहूजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी जान, वो उठ जाएगी, मैंने सिर्फ उसे बेहोश किया है, सुबह तक होश आ जाएगा, और जब तक मैं तुम्हारे इस सगमरी बदन के साथ अपनी रात हसीन कर लूंगा। ये कहते हुए आहूजा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और क्लब में बने रूम की तरफ बढ़ गया। नंदिनी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उस पर ड्रग्स का नशा चढ़ चुका था, जिससे उसने आहूजा की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। अरे मेरी जान, बस कुछ और देर और हम अभी रूम तक पहुंचने वाले हैं, फिर तुम्हें मुझे और मैं तुम्हारे में जी भर कर प्यार करेंगे। ये कहते हुए आहूजा क्लब के शोरगुल से निकल कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहां लिफ्ट से वो अपने रूम तक जाने वाला था। वो फटाफट से लिफ्ट के पास पहुंचा और अंदर जाकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। नंदिनी कभी आहूजा का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी, कभी उसे खुद से दूर कर रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहूजा को किस करने की कोशिश कर रही हो। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक जाती है और ओपन हो जाती है। आहूजा जल्दी से उसे रूम में ले आता है और उसे बिस्तर पर पटक देता है। नंदिनी के जिस्म में जैसे आग सी लग रही थी। उसे किसी तरह अपनी बॉडी में बढ़ती गर्मी को कम करना था, जिसके लिए वो अपने कपड़े खींच रही थी। आहूजा नंदिनी को देखते हुए अपने कपड़े उतार रहा था। नंदिनी को अपने सामने देख अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने सारे कपड़े निकाल फेंक दिए। वो इस समय सिर्फ अंडरवियर में था। उसने जल्दी से नंदिनी के गले में फंसा स्कार्फ निकाला और उसे फेंक दिया। यहाँ नंदिनी बिना जल मछली की तरह तड़प रही थी। आहूजा ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़े और बेड में दबा दिया। हाथ ऊपर होने से नंदिनी की टॉप भी हल्की सी ऊपर खिसक जाती है, जिससे आहूजा की नजरें उसके मखमली पेट पर पड़ती है। वो अपना हाथ लेकर उसको सहलाने लगता है। नंदिनी लगातार रो रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। आहूजा जैसे ही उसके होठों को चूमने वाला था, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूटकर गिर जाता है और एक शख्स अंदर आता है। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आहूजा की गर्दन पकड़ी और उसे नंदिनी के ऊपर से हटाते हुए एक घूंसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे आहूजा खुद को संभाल नहीं पाता और फर्श पर गिर जाता है। वो शख्स एक नजर बेड पर पड़ी नंदिनी को देखता है, जो लगातार अपने कपड़ों को खींचकर अपने जिस्म से अलग करना चाह रही थी। वो उससे अपनी नजरें हटा लेता है और आहूजा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आहूजा की आंखें हैरानी से फैल जाती है।
अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो अपना बचाव करने के लिए उससे बोला, देखिए सर, ये लड़की खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। एक रात के ये मुझसे 50 लाख लेने वाली थी। सर, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। ये कहते हुए आहूजा ने उसके पैर पकड़ लिए। अगर वह अपनी मर्जी से आई है तो उसे ड्रग देने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार थी, उस शख्स ने आहूजा को घूरते हुए कहा। जब आहूजा ने देखा कि सामने वाला इंसान उसकी बातों में आ रहा है तो उसने फौरन बेशर्मी से हंसते हुए कहा, वो क्या है ना सर, भले ही अपनी मर्जी से आई हो पर वो मजा नहीं दे पाती जो ये ड्रग लेने के बाद देगी, और मुझे वाइल्ड सेक्स में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने उसे ड्रग दिया। ये कहते हुए उसने बेशर्मी से हंसने लगा। वहीं उसकी वाहियात बातें सुनकर उस शख्स की मुट्ठी भींच गई। उसने एक जोरदार की लात मारी और वहां के बाउंसर को बुला आहूजा की अच्छे से खातिरदारी करने को कहा। उसने बाउंसर को रूम के बाहर रहने को कहा और आहूजा को बिना कपड़े पहनने का मौका दिए उसे अंडरवियर में ही रूम से बाहर धक्का दे दिया और बाउंसर उसे वहां से उठाकर ले गए। शख्स ने नंदिनी को देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। नंदिनी अपने कपड़ों को खींच रही थी और लगातार उस शख्स से अपनी हेल्प करने की गुहार लगा रही थी। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा वाहियात निकली। हॉस्पिटल में मैं तुमसे अपने रूड बिहेवियर के लिए गिल्ट था, पर तुम्हें यहाँ देखकर वो गिल्ट भी खत्म हो गया। तुम मेरी सोच से भी बढ़कर गिरी हुई हो। प्रखर राज अब दो लोगों के चेहरे देखकर उनकी नीयत बता देता है, और तुम्हें देखकर भी मैं जान गया हूँ कि तुम रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हो। नंदिनी को बचाने नहीं बल्कि प्रखर था। अब आप सोच रहे होंगे, प्रखर तो अपने घर पे था तो यहाँ कैसे आया? तो हम सुनाते हैं कैसे आया। हुआ ये कि प्रखर आयुष को सुलाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग अपने दादू की कही बातों में उलझा हुआ था। जब काफी देर बाद भी उसे नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो उसके बर्दाश्त के बाहर थी। उसने एक नज़र सोते हुए आयुष पर डाली और फिर कार की चाबी उठाई और घर से निकल गया। काफी देर कार सड़कों पर दौड़ने के बाद उसने अपनी कार नाइट क्लब के आगे रोक दी और अंदर चला गया। उसने काउंटर पर बैठकर टेंडर से वोडका लाने को कहा और बैठकर चारों तरफ देखने लगा। लड़कियों को इतना बेशर्मी से नाचते देख उसकी आंखें लड़कियों के लिए नफरत से भर गई। उसने जल्दी से वोडका एक सांस में पिया और दूसरा पैक बनाने को कहा। वो अभी दूसरा पैक पीने वाला ही था कि उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसकी बाहों में एक लड़की उस आदमी के कॉलर को पकड़ लगातार उसे अपने करीब खींच रही थी। ये देखकर प्रखर का दम घुटने लगा। उसने अपना दूसरा पैक पिया और पेमेंट कर वहां से जाने ही वाला था कि वो आदमी जस्ट प्रखर के बाजू से निकलते कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। प्रखर की आंखें बड़ी हो गई और उसने मन ही मन बोला, क्या ये वही लड़की है? प्रखर ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ, ये तो वही लड़की है जो हॉस्पिटल में थी, पर ये यहाँ और ऐसे आदमी के साथ। फिर उसे याद आया कि वो उस आदमी का कॉलर पकड़ उसे अपनी ओर खींच रही थी। इतना याद आते ही प्रखर को उस लड़की से घिन आने लगी और वो गुस्से में क्लब से निकल गया। पर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसके बढ़ते कदम जैसे बहुत भारी महसूस हो रहे थे। वो अपनी कार तक आ गया। उसने कार का गेट खोला और जैसे उसमें बैठने लगा उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने झटके से कार का डोर बंद किया और उल्टे पांव क्लब की तरफ भागा। उसे पता था कि इस क्लब के सिर्फ 3 ही फ्लोर हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, सेकंड फ्लोर पर क्लब और थर्ड फ्लोर पर अमीरों की रातें हसीन करने का अड्डा था। प्रखर ने बिना वक्त गवाए थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया। कुछ ही मिनट बाद वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। उसमें ने सारे डोर नॉक करना शुरू कर दिया। कोई डोर खोल रहा था तो कोई कुछ का डोर खुला हुआ था। प्रखर ने हर रूम चेक कर लिया। लास्ट में सिर्फ एक रूम बचा था जिसे बिना सोचे समझे प्रखर ने उस रूम को तोड़ दिया। आगे आप जानते ही हैं हुआ क्या। प्रखर ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपनी कार में बैठाकर कार की फ्रंट सीट पर नंदिनी को बैठाकर उसे सीट बेल्ट लगाई और गार्ड से बात कर नंदिनी को वहां से लेकर निकल गया।
से गिड़गिड़ाने लगी। वो तेज तेज अपने हाथ पैर फेंक रही थी, पर जैसे ही उसे अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ, उसकी आंखें झटके से खुल गई और चिल्लाते हुए उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में आंसू। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई तो खुद को लग्जीरियस रूम में देख चौंक गई। उसकी नजर फौरन अपने कपड़ों पर गई। उसने वही रात के कपड़े पहन रखे थे। नंदिनी ने घबराते हुए पूरे रूम को देखा तो उसे ये होटल रूम लग रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और रात का याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो फौरन बिस्तर से उठी, तब कहीं जाकर उसकी नज़र अपने पास सोती सालू पर पड़ी। वो फौरन उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, सालू उठ, सालू प्लीज उठ ना। नंदिनी ने सालू को झंझोर दिया। तब कहीं जाकर सालनी की आंखें खुली। वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तू ठीक है ना सालू? किसी ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? आई एम सॉरी सालू, मेरी वजह से तू इस मुश्किल में पड़ गई। नंदिनी रोते हुए लगातार बोले जा रही थी। सालनी ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, नंदू प्लीज चुप हो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, और हाँ तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, समझी? वो तो मुझे उस आहूजा के बारे में ठीक से पता करने चाहिए था। मैं बिना उसे ठीक से जाने तुझसे मिलने ले आई। सॉरी यार, पर तू बता, तू ठीक है ना? सालू ने नंदिनी के कपड़े देखकर पूछा तो कहीं न कहीं से फटे चुके थे। सालू को नंदिनी की फिक्र होने लगी। पता नहीं सालू, कुछ भी ठीक से याद नहीं है। बस इतना याद है कि उस जूस को पीने के बाद मेरे शरीर में जैसे आग सी लग गई हो, और वो आहूजा मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से निकल कर यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ याद नहीं है। नंदिनी ने अपना सिर पकड़ते हुए बोला। शालिनी को तो कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। नंदू, पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, शालिनी ने नंदिनी को समझाते हुए कहा। वो दोनों जैसे ही जाने के लिए उठी, रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। नंदिनी और सालू घबरा गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डोर की तरफ देखने लगी। एक बार फिर से डोर नॉक हुआ, पर इस बार किसी की के साथ आवाज आई, रूम सर्विस। ये आवाज सुन दोनों ने खुद को नॉर्मल किया और शालिनी ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। सामने रूम सर्विस बॉय खड़ा था। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे, जिसे उसने शालिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैम ये आपके लिए है। इतना कह उसने वो दोनों शॉपिंग बैग शालिनी के हाथ में दिए और बिना रुके वहाँ से चला गया। शालिनी उससे पूछती रह गई, ये किसने दिया? पर वो लड़का बैग देने के बाद बिना एक पल गंवाए वहाँ से चला गया और शालिनी बस चिल्लाती रह गई। उसने गेट लॉक किया और नंदिनी के पास आ गई। ये बैग? नंदिनी ने उसके हाथों में बैग देखकर पूछा। पता नहीं यार, वो रूम सर्विस वाला आया और पकड़ा कर चला गया। मैं उससे पूछती रह गई, पर वो भाग गया, शालिनी ने कहा, और बैग खोलकर देखा तो एक वाइट फ्लोर लॉन्ग स्कर्ट विथ पिंक टॉप और उसके साथ वाइट फ्लोर स्कार्फ भी था। शालिनी ने वो बैग नंदिनी को थमा दिया और दूसरे बैग को खोलकर देखा तो उसमें ब्लैक जीन्स विथ पर्पल टॉप। दोनों कपड़ों को देख हैरानी थी। आखिर ये कौन है जिसने उन्हें उन्हीं के पसंद के कपड़े भेजे हैं? कुछ देर सोच फिर जल्दी से कपड़े चेंज कर रूम से बाहर निकल गई। वहीं एक शानदार रूम जो एक खूबसूरत से फ्लैट से कम नहीं था। उस रूम को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। उसमें किचन, लिविंग रूम, बालकनी सब था। उसी के लिविंग रूम में बड़े से सोफे पर बैठा शख्स किसी राजा से कम नहीं लग रहा था, और उसके ठीक सामने वही लड़का खड़ा था जो अभी थोड़ी देर पहले सालू को बैग देकर आया था। उसने अपना सिर झुकाया और धीमे से स्वर में बोला, सर, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। मैंने मैडम को कपड़े दिए और बिना कुछ कहे चला आया। सर्विस बॉय ने अपने सामने बैठे शख्स से कहा। ठीक है, तुम जाओ। उस शख्स ने इतना कहते ही वो लड़का वहां से चला गया। प्रखर ने गहरी सांस ली और रात के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। प्रखर नंदिनी को अपनी कार में बैठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल कर उसने गार्ड से कहा कि वो अंदर किसी सालू नाम की लड़की को ढूंढे और उसे होटल आरएस छोड़ दे। प्रखर को सालू के बारे में नंदिनी के मुंह से ही पता चला। वो लगातार उसका नाम बड़बड़ाए जा रही थी। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और क्लब में चला गया। इधर प्रखर का नंदिनी को संभालना मुश्किल हो रहा था। नंदिनी उसके करीब आने की लगातार कोशिश कर रही थी। नंदिनी प्रखर को भी अपनी तरफ खींच रही थी। उसका ऐसा बर्ताव प्रखर के दिल में उसकी नफरत
और बढ़ा रहा था। जैसे तैसे वो उसे हॉस्पिटल ले आया। वहाँ के डॉक्टर को उसने सब कुछ बताया तो डॉक्टर ने तुरंत ड्रग का एंटीडोट लगा दिया। ड्रग्स की डोज ज़्यादा हैवी नहीं थी तो नंदिनी जल्द ही शांत हो गई और गहरी नींद में सो गई। प्रखर उसे हॉस्पिटल से ले आया और अपने होटल में ले आया। उसने वहाँ खड़े गार्ड को देखा तो वो समझ गया कि सालू मिल गई। कौन से रूम में है वो लड़की? प्रखर ने गार्ड से पूछा। रूम नंबर 204 सेकेंड फ्लोर, गार्ड ने उसे बता दिया। प्रखर लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा और रूम नंबर 204 में चला आया। बेड पर शालिनी पहले से लेटी हुई थी। प्रखर ने जल्दी से नंदिनी को बेड पर लिटा दिया। वो उसे लिटाकर जैसे ही दूर हटने वाला था वैसे ही नंदिनी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल उसे अपने ऊपर खींच लिया। प्रखर का बैलेंस बिगड़ा और वो नंदिनी के ऊपर जा गिरा जिससे उसके ओंठ नंदिनी के ओंठों से जा टकराए। प्रखर की धड़कनें अचानक ही तेज हो गई। उसे कुछ अजीब सा लगा। नंदिनी अभी बेफिक्र होकर सो रही थी और प्रखर के होंठ अब भी उसके होंठों पर थे। प्रखर ने जल्दी से नंदिनी के हाथों को अपने गले से निकाल दिया और उससे दूर हो गया। उसकी नजरें अब नंदिनी के चेहरे पर पड़ी। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। सोते हुए किसी शांत झील सी लग रही थी। उसकी बंद पलकें ऐसे बंद थी जैसे झील सी आंखों पर कोई पहरेदार हो जो किसी को भी उसकी आंखों में डूबने से बचाना चाहता हो। उसके ओंठ इतने कोमल और मुलायम थे जैसे गुलाब की पंखुड़ी। एक पल के लिए प्रखर उसके मासूम से चेहरे में खो सा गया पर अगले पल उसे क्लब का वो मंजर याद आया। नंदिनी उस आदमी को अपनी तरफ खींच रही थी और ये याद आते ही प्रखर का चेहरा नफरत और घृणा से लाल हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी गुस्सा थी। मुट्ठियां गुस्से से भींच गई और वो गुस्से से उस रूम से निकल गया। प्रेजेंट टाइम, इतनी मासूमियत थी तुम्हारे चेहरे पर, इतनी कि कोई एक बार देखे तो तुम्हारी उस मासूमियत पर कौन जानता है कि इस मासूम और भोले से चेहरे के पीछे और न जाने कितने चेहरे हैं। ये प्रखर राज शेखावत तुम लड़कियों के रग रग से जानता है। औरतों की फितरत में ही होता है धोखा देना, चालबाजी करना और दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमसे ज्यादा दुखियारी कोई हो ही ना हो। तुम सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हो, धोखेबाज, मक्कार, फरेबी, बेवफा और बिकाऊ, जो चंद पैसों के लिए मर्दों के बिस्तर गर्म करती है। नफरत करता हूँ मैं तुम से और तुम्हारे वजूद से। प्रखर गुस्से से तमतमा रहा था। मैं उस लड़की का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। अगर उस लड़की को मेरी आग से बचना चाहता है तो फिर कभी वो मेरे सामने ना आए, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद भी नहीं पता। दूसरी तरफ नंदिनी और सालू ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और होटल रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों रिसेप्शन पर पहुंची। एक्सक्यूज मी मिस, सालू की आवाज पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की जो अपने सामने रखी पीसी का काम कर रही थी अपनी नजरें उठाकर सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम, हाउ कैन यू हेल्प मी? वो एक्चुअली हमें ये जानना है कि हमें यहाँ कौन लाया? सालू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। इसके सवाल पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी नजरों को देख सालू को ने बात को समझाते हुए कहा, मेरा मतलब कल रात हम अपने दोस्तों के साथ क्लब गए थे और हम दोनों थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमें पता नहीं कि हमें यहाँ कौन लाया। सालू ने कहा तो लड़की ने पीसी पर चेक करते हुए पूछा, योर गुड नेम शालिनी तिवारी एंड नंदिनी भार्गव। आई एम सॉरी बट यहाँ हम दोनों के नाम की कोई डिटेल नहीं दिख रही है, लड़की ने कहा। तो शालिनी ने हैरान होते हुए पूछा, तो हम चेकआउट कैसे करेंगे बिल? शालिनी कुछ और कहती उससे पहले वही लड़का आया जो सुबह उन्हें कपड़े देकर गया था। मैम, ये आपका पर्स और आपकी स्कूटी की चाबी स्कूटी पार्किंग में है और आपका बिल पे हो चुका है, तो आप बिना किसी पेमेंट के जा सकती हैं। इस ने सब कुछ एक ही सांस में बोला और सारा सामान उन्हें थमाकर चला गया। एक बार फिर सालू उसे आवाज देती रही और वो उसकी बात बिना सुने वहां से जा चुका था। अबे यार घनचक्कर है क्या ये यार कितना बदतमीज लड़का है ये। आता है अपनी सुनाता और चला जाता है। अब की बार सामने आया ना तो साला तेरा सिर फोड़ दूंगी। सालू इस तरह पूरी तरह चिढ़ गई थी। वो उस दिशा में देखे बस चिल्लाई जा रही थी जिस दिशा में वो लड़का गया था। क्या कर रही है सालू? अब हम यहाँ से चलना चाहिए, घर पर सब परेशान हो रहे हैं। चल प्लीज घर चलते हैं। नंदिनी उसे खींचते हुए बाहर ले आई क्योंकि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे।
सालू ने खुद को शांत किया और पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई। नंदिनी जल्दी से बैठी तो सालू ने स्कूटी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गई। वहां कार में बैठा प्रखर जाती हुई नंदिनी को तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसका ध्यान तब टूटा जब गेट कीपर ने विंडो को नॉक किया। प्रखर ने विंडो ग्लास डाउन किया तो गेट कीपर ने उसको उसका फोन पकड़ा दिया। हुआ ये था कि प्रखर होटल से निकल तो गया था पर आधे रास्ते में उसे वापस आना पड़ा क्योंकि वो अपना फोन अपने रूम में ही भूल गया था। उसने गेट कीपर को अपना फोन लेने भेजा था। गेट कीपर ने मैनेजर से कह रूम खुलवाया और फोन लाकर दे दिया। फोन लेकर प्रखर ने कार स्टार्ट की और अपने जुहू वाले मेंशन चला गया। वहीं नंदिनी और सालू जब घर पहुंची तो ममता जी और सुनील जी और गणेश तीनों हॉल में बैठे थे। ममता जी ने जैसे ही दोनों को देखा दौड़ते हुए उनके पास आई और चिंता और गुस्से के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए हुए बोली, कहाँ थी तुम दोनों रात भर? ये तुम्हें लेने हॉस्पिटल गए थे, तुम दोनों वहां भी नहीं थी। तुम्हें पता है रात भर हम तीनों सोए नहीं और गणेश उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब कुछ बोलोगी भी तुम लोग या दो चार थप्पड़ खाकर ही बोलोगी? जब ममता जी ने दोनों को डांट लिया और उनके न बोलने पर उन्हें थप्पड़ दिखाते हुए बोली, माँ हम एक क्लाइंट से मिलने गए थे और उनसे थोड़े पैसों की मदद मांगने पर वहाँ बात नहीं बनी। हम मुंबई से आउट ऑफ एरिया गए थे तो आते आते रात हो गई तो हमने सोचा कि रात में अकेले जाना सेफ नहीं है तो हम दोनों वहीं एक होटल में रुक गए। शालिनी ने एक झूठी कहानी सुना दी जिसमें आधा सच और आधा झूठ था। ये कहानी उसने जस्ट अभी अभी बनाई थी क्योंकि वो और नंदिनी नहीं चाहती थी कल जो कुछ भी हुआ वो उनके माता पिता को पता चले वरना दोनों बहुत परेशान हो जाएंगी। ममता जी ने जब सालू की बात सुनी तो चैन की सांस लेते हुए बोली, अच्छा किया बेटा जो रात में नहीं आई, पर अगर एक फोन करके हमें बता देती तो हम तीनों चैन से सो सकते थे। ममता जी ने पहले शाबाशी देते हुए कहा और मुंह बनाते हुए बोली, अब तक गणेश नंदिनी के पैरों से लिपट चुका था, उसकी आंखों से आंसू थे। नंदिनी अपने घुटनों पर बैठी और गणेश को अपने सीने से लगाते हुए बोली, गणेश बच्चा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो दीदी तुम्हारे सामने है और तुम फिर भी रो रहे हो। आप रात को क्यों नहीं आई दीदी? आपको पता है ना मुझे पापा और आपके बिना नींद नहीं आती। पापा तो हॉस्पिटल में हैं और कल आप भी नहीं थी तो मुझे रोना आ रहा था। गणेश उसके सीने से लगे रोते हुए शिकायत कर रहा था। नंदिनी ने गणेश को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पर बच्चे ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अभी दीदी को हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ेगा, पापा की देखभाल भी करनी है, तो फिर तुम कैसे रहोगे? और अकेला बेटा देखो आंटी है, अंकल है, सालू दीदी हैं, सब तो है, फिर तुम अकेले कहाँ हुए? गणेश ने उसकी मासूमियत से देखा और बोला, पर आप और पापा तो नहीं है ना? उसकी बात सुन नंदिनी ने उसे गले लगा लिया क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थी और वो गणेश के आगे रोकर खुद को कमजोर और दुखी नहीं करना चाहती थी। नंदिनी की आंखों में नमी देख सभी दुखी हो गए। सुनील जी ने दोनों को अलग किया और मुंह बनाते हुए बोले, अब तुम दोनों रोते ही रहोगे या कुछ नाश्ता वास्ता भी करोगे? कल से तुम्हारी आंटी ने मुझे खाने का एक कौर भी नहीं दिया, भूख से पेट में हाथी नाच रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने बेचारा सा चेहरा बना लिया। उन्हें इस तरह देख तीनों हंसने लगे और साथ में सुनील जी भी हंस पड़े, जिसे सुन ममता जी ने घूर कर उन्हें देखा तो वो सटपटाते हुए बोले, पर तुम्हारी आंटी ने मुझे एक कौर की जगह पूरी थाली परोस कर दी थी क्योंकि वो जानती है ना एक कौर से मेरा क्या होगा। तुम भी ना बच्चों पूरी बात सुनी नहीं कि बस दांत निकालने लगते हो, पर मुझे तो लगा नहीं कि आप इससे के अलावा कुछ बोलने वाले थे। ममता जी ने उन्हें वैसे ही घूरते हुए कहा और वहां से जाते हुए बोली, खैर मैं आज भी आपको एक कौर नहीं देने वाली। ये कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई और सुनील जी उन्हें मनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ते हुए बोले, अरे भगवान तुम खामाखा नाराज हो गई, मेरी बात तो सुनो। ये कहते हुए वो किचन में चली गई। उधर प्रखर जब जुहू मेंशन में पहुंचा तो आयुष एक हाथ से अपना सिर और दूसरे हाथ में कॉफी कप पकड़े प्रखर को गालियां दिए जा रहा था। आ जाने दो इसे, साले की वजह से मेरा सिर दर्द फटा जा रहा है और साला खुद न जाने कहाँ गया है। इसे शांति
नहीं, नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है। कुत्ता कहीं का एक बार मेरे सामने आ जाए बस। न मैंने शराब में डुबो डुबो कर मारा तो मेरा नाम भी आयुष खुराना नहीं। आयुष बस गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब प्रखर आकर उसके जस्ट सामने वाले सोफे पर बैठ गया। आज से तेरा नाम गधा है। ये आवाज जैसे ही आयुष के कानों में पड़ी, उसके मुंह की कॉफी बाहर आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसने खुद को संभाला और प्रखर को देख दांत निकालते हुए बोला, अरे भाई, तू कब आया? जो आयुष अभी तक प्रखर को गुस्से में गालियां दे रहा था, प्रखर को देख उसकी आवाज में खुद चाशनी घुल गई। उसके बदले तेवर देख प्रखर ने अपनी टेहरी चढ़ा ली और बिना किसी भाव के बोला, जब तू मुझे शराब में डुबा डुबा कर मारने की बात कह रहा था। आयुष नकली हंसी हंसते हुए बोला, तो तूने सब सुन लिया, पर जो भी तूने सुना ना मेरे भाई, वो सब मैंने नशे में बोला है। मैं अभी तक नशे से बाहर नहीं आया हूँ यार, और तू तो मेरा भाई है यार। मेरा तो तेरे ऊपर हक है। तू मेरी बातों को दिल से नहीं लगाएगा, मैं जानता हूँ। ये कहते हुए आयुष ने अपना सिर पकड़ लिया। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें नशा मुक्ति केंद्र चलना है, प्रखर ने अपने दांत जमाते हुए कहा। तो आयुष की घिंगी बंध गई। उसने जल्दी से अपनी कॉफी का आखिरी सिप लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जो भागा वो सीधे अपने रूम की तरफ जाकर ही रुका। अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस ली और फिर से सीना तानते हुए बोला, डरता थोड़ा हूँ साले से। वो तो मुझे नहाना था, इसलिए जल्दी से कमरे में आया हूँ। ये कहते हुए आयुष वॉशरूम चला गया।